हेलो, यहाँ पे आज के वीडियो लेक्चर में हम न्यूटन सेकेंड लॉ को डिस्कस करेंगे, है ना। क्या बोलता है न्यूटन सेकेंड लॉ, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, उसका डेफिनेशंस क्या होते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ से हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या आया था, फाइनल एक्सप्रेशन क्या आया था, तो इसके बारे में स्टडी करेंगे, है ना। आओ देखो, न्यूटन सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ मोशंस। अब देखो ये क्या बोला था। सबसे पहले ये समझो कि न्यूटन ने किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए तीन लॉ दिया था, ठीक है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो आज पहले फर्स्ट वीडियो में हम न्यूटन फर्स्ट सेकंड लॉ को डिस्कस करेंगे, फिर न्यूटन थर्ड लॉ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझो ये क्या बोलता था कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए न्यूटन ने तीन लॉ दिया था। पहला लॉ जो था उस मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के क्वालिटेटिव एनालिसिस था, मतलब फोर्स के डेफिनेशंस को बताया था। वो क्वालिटेटिवली फोर्स को कैसे निकाला जाता है। अब फोर्स को अगर तुमने पढ़ लिया, फोर्स क्या कर सकता है किसी ऑब्जेक्ट पे, उसका इंपैक्ट क्या हो सकता है, फोर्स का प्रॉपर्टी क्या हो सकता है, वो समझ गए। कितना अमाउंट में क्या होगा, उसका फॉर्मूला फाइनल क्या बनेगा, उसका फाइनल डेरिवेशंस क्या होंगे। तो वो ये सेकंड लॉ से मिला था। मतलब न्यूटन सेकंड लॉ इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ फोर्स। देखो क्या ये बोलता है, इसका स्टेटमेंट को समझना। इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ change of the momentum of an object is directly proportional to force applied on it ये था न्यूटन सेकंड लॉ, इसका स्टेटमेंट है ये। अब इसका मतलब क्या है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या हुआ, और यहाँ पे हम लोग समझते हैं ना क्या ये मतलब बता रहा था। तो ये था उसका डेफिनेशंस, यहाँ पे समझेंगे। चलो, कहने का मतलब ये सबसे पहले समझेंगे। दो तीन पॉइंट है यहाँ पे। सबसे पहला पॉइंट है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का क्या मतलब हुआ। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वो क्या चीज है। मैक्सिमम स्टूडेंट इस पॉइंट को समझ नहीं पाता है कि रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले आप बात करते हैं मोमेंटम क्या होता है मेरा, यहाँ पे डिस्कस करें। मोमेंटम किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जो होता है ना, उसके मास को उसके वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो एक क्वांटिटेटिव फिजिकल क्वांटिटी आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मास इनटू वेलोसिटी। दिस इज कॉल्ड एज मोमेंटम। व्हाट इज नेक्स्ट पॉइंट वुड बी चेंज इन मोमेंटम। क्यों पढ़ रहे हैं सब पॉइंट्स, क्योंकि यहाँ पे हमें रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम को समझना सीखना है ना। तो सबसे पहले चेंज इन मोमेंटम देखो। चेंज इन मोमेंटम को हम लोग बोलते हैं डेल्टा पी। ये होता फाइनल वैल्यू ऑफ मोमेंटम माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ मोमेंटम। किसी भी चीज के अंदर चेंज अगर देखना है तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। इसका मतलब क्या होता है, फाइनल होल्डिंग वैल्यू ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी माइनस इनिशियल होल्डिंग वैल्यू ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज द चेंज इन मोमेंटम। नेक्स्ट इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम यही पॉइंट हमें समझना है, और यही न्यूटन लॉ दिया था, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन समथिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज रेट ऑफ चेंज। चेंज इन समथिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में हम अगर किसी चीज के अंदर चेंज देख रहे हैं, दैट इज द रेट ऑफ चेंज। करेक्ट। लेकिन यहाँ पे पॉइंट हमारा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये बोल सकते हो, ये नहीं बोल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे मोमेंटम का चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो डेल्टा पी बाई टी, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यही पॉइंट है ये हमारा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस पॉइंट को समझ नहीं पाते हैं कि रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है। तो ये था रेट ऑफ चेंज का मतलब। आगे बढ़ते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। देखो तो न्यूटन ने बोला था कि फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दिस इज द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अब यहां से जो प्रोपोर्शनलिटी हटा है तो कांस्टेंट आता है के, डेल्टा पी बाई टी। अब यहां से न्यूटन ने के का वैल्यू 1 लिया था। वो के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी हटता है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसका प्रैक्टिकल वैल्यू प्रैक्टिकली न्यूटन ने 1 लिया था प्रैक्टिकली, तो हमें भी 1 लेना होगा, है कि नहीं। फिर आगे देखो, इसके आगे बढ़ के बात करते हैं चीजें।
प्रैक्टिकल वैल्यू 1 लिया है तो 1 तुम्हें भी लेना होगा। यहां से देखो तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू डेल्टा पी बाई टी। तो इफ का पहला फॉर्मूला आ गया मेरा डेल्टा पी बाई टी। देखो फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आगे बढ़ोगे तो एक एक्सप्रेशन और आएगा तुम्हारे पास, वो क्या एक्सप्रेशन है वो देखो बात करते हैं। देखो इसको फर्दर आगे लेके चलोगे तो F इज इक्वल टू हो गया चेंज मोमेंटम का मतलब हुआ फाइनल वैल्यू ऑफ मोमेंटम माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ मोमेंटम। अभी मैंने बताया था किसी भी चीज के अंदर चेंज देखना है उसका फाइनल होल्डिंग वैल्यू माइनस इनिशियल होल्डिंग वैल्यू इज द चेंज। ग्रेट। अब देखिए यहाँ पे क्या है नेक्स्ट, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी बाई टी। यहां से m को अगर कॉमन लोगे तो v माइनस यू बाई टी। अब देखो ये क्या, v माइनस यू बाई टी मतलब चेंज इन मोमेंट, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम विच वी कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देखोगे या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमें दो फार्मूला मिलता था फोर्स का, डेल्टा पी बाई टी और एम ए। इसी को आगे लेके हमने बढ़ा वही से आया, क्यों, क्योंकि देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहां से भी देख सकते हो तो यहां से v माइनस यू बराबर ए टी। तो ए बराबर वट v माइनस यू बाई टी। यहां से भी हम v माइनस यू बाई ए का v माइनस यू बाई टी के बराबर एक रिप्लेस करते हैं। m इज द मास, a इज द एक्सेलरेशन। यहाँ पे क्या है, डेल्टा p इज द चेंज इन मोमेंटम और टाइम तो समझ रहे हो t। तो चेंज मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज रेट ऑफ चेंज। यही था तुम्हारा whole analysis of Newton's second law of motion. We got two important formula from Newton's second law of motion. F is equal to delta p by t, F is equal to v. क्वेश्चन कहाँ से आता है, क्वेश्चन तुम्हें दोनों से ही आता है। ग्रेट, दोनों चीजें तुम्हें पता होना चाहिए। नेक्स्ट ये था न्यूटन सेकंड लॉ। चलो नेक्स्ट हमने बोला था कि न्यूटन थर्ड लॉ को डिस्कस करेंगे। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये टॉपिक जो है ना तुम्हारे क्लास 11th में भी है और क्लास न्यूटन्स लॉ को क्लास 9th में पढ़ना, क्लास 11th में पढ़ना। तो ये टॉपिक दोनों ही क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों ही क्लास का स्टूडेंट इसको देख सकते हैं, समझ सकते हो। अब देखो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ना, लोग इसको बस सिंपली इसका डेफिनेशन से याद रखते हैं। सिंपल इसका डेफिनेशन क्या होता है समझे पहले, every action has their equivalent opposite reaction। ये है तुम्हारा बस थर्ड लॉ, अपोजिट रिएक्शन मतलब जो भी एक्शन दोगे उसका एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मिलेगा। दिस इज ऑल अबाउट द न्यूटन थर्ड लॉ। इतना पे बोल के लोग समझ के छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है न्यूटन थर्ड लॉ। इसके बाद भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। ये तो सिंपल उसका डेफिनेशन है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत प्रतिक्रिया होता है हिंदी में, ठीक है। एवरी एक्शन हैज द इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसा क्रिया करोगे उसके जस्ट अपोजिट एक रिएक्शन मिलेगा इक्वल इन अमाउंट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बट यहाँ पे सीमित नहीं हो रहा है, जो पॉइंट्स एवरीवन नीड्स टू बी नो कि क्या होता है न्यूटन थर्ड लॉ, क्या होता है उसके अंदर पॉइंट्स एवरीवन नीड टू बी नो, ठीक है। व्हाट आर द पॉइंट्स, देखो ये पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में जो पॉइंट्स है वो समझना। बस एक्शन रिएक्शन पेयर ही खत्म नहीं हो गया, उसके बाद भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता नहीं रहता है, बहुत जरूरी है इसको जानना। देखो पहला पॉइंट है कि एक्शन रिएक्शन पेयर के बारे में बात किया जाता है। एक्शन रिएक्शन पेयर आर ऑफ द सेम नेचर। पहला पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो, यहाँ पे लिस्ट आउट करने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं, समझना है इसको न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में। एक्शन रिएक्शन पेयर का नेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मींस अगर हम पे कोई ग्रेविटी फोर्स लगा रहा है तो हम भी उस पर ग्रेविटी फोर्स लगाएंगे,
दिस इज द एक्शन रिएक्शन पेयर। ऐसा नहीं कि अगर हम उस पे हमारे ऊपर ग्रेविटी लगा रहे हैं, हम उस पर नॉर्मल लगा रहे हैं, दे आर द एक्शन रिएक्शन पेयर। The action reaction pair must have the same nature. This is the first important point of Newton's third law of motion. Second important most point is this देखो यहाँ पे action reaction pair act simultaneously का माने का क्या मतलब क्या हुआ, साथ साथ लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी मैंने एक्शन दिया तो बाद में रिएक्शन कर मिलता रहेगा, दैट्स नॉट द पॉइंट। जिस समय तुम एक्शन दे रहे हो उस समय भी तुम्हें रिएक्शन मिलना चाहिए, साथ साथ एक्शन रिएक्शन होनी चाहिए। These are the two important points of Newton third law of motion। और यहाँ पे आगे डिस्कस करते हैं, और दो पॉइंट्स होते हैं। एक्शन रिएक्शन पेयर act on two different bodies मीन्स ऑब्जेक्ट भी अलग अलग होने चाहिए। एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर एक्शन रिएक्शन पेयर को हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं। वी नीड ऑफ टू डिफरेंट बॉडीज टू अंडरस्टैंड द एक्शन रिएक्शन पेयर। ग्रेट, तो ये तीन पॉइंट्स थे। एक्शन रिएक्शन पेयर एक्ट साइमल्टेनियसली, एक्शन रिएक्शन पेयर आर ऑफ द सेम नेचर, एक्शन रिएक्शन पेयर एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। अगर ये तीन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, तब उसको तुम एक्शन रिएक्शन पेयर नाम दोगे। ग्रेट, तो आओ हम एक एग्जांपल समझते हैं डायग्राम्स के थ्रू, उसके बाद ज्यादा पॉइंट्स क्लियर होंगे। तो फिर से एक बार हम रिकैप कर रहे हैं पॉइंट्स ऑन द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे सीमित नहीं है कि एवरी एक्शन हैज द रेगुलर अपोजिट रिएक्शंस। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हर किसी को नोन होना चाहिए। व्हाट आर द पॉइंट्स? तो द पॉइंट्स आर एक्शन रिएक्शन पेयर आर ऑफ द सेम नेचर, पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, एक्शन रिएक्शन पेयर एक्ट साइमल्टेनियसली, मतलब साथ साथ लगता है। जिस समय एक्शन दे रहे हो उस समय ही रिएक्शन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक्शन अभी दे रहे हो तो रिएक्शन कभी 5 साल 7 साल 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा के बाद लगेगा। एक्ट साइमल्टेनियसली, एट द टाइम ऑफ एक्शन यू गॉट द रिएक्शन। लास्ट पॉइंट इज एक्शन रिएक्शन पेयर एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। सेम बॉडी पे एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं दिखाया जाता है, वी नीड ऑफ टू डिफरेंट बॉडीज। ठीक है, एक्शन रिएक्शन पेयर उसको हम नाम देंगे। और एक एग्जांपल समझेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो क्या है वो, तो ये है वो, देखो समझो। लाइक मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा ग्राउंड पे, समझना होगा। एक ऑब्जेक्ट रखा मैंने ग्राउंड पे जिसका मास m है, ठीक है। कहां पे रखा हुआ? ग्राउंड पे। अब देखो यहाँ पे दो सिनारियो क्रिएट हो रहा है, दो सिनारियो तुम्हारे पास बन रहे हैं, सिनारियो 1 और सिनारियो 2। समझना, दोनों सिनारियो का स्टडी करना। अभी समझ में आएगा। जैसे मान लो हमने पहला सिनारियो के बारे में डिस्कस किया, तो ऑब्जेक्ट को बाहर निकाल रहे हैं, सिस्टम से बाहर निकाल रहे हैं। तो देखो तो क्या बोल सकते हैं हम कि एज ऑब्जेक्ट हैज मास देन ग्राउंड अप्लाई द ग्रेविटी फोर्स ऑन इट टुवर्ड्स सेंटर। अर्थात टेंडेंसी टू अप्लाई द अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड एज ग्रेविटी फोर्स। तो ग्रेविटी फोर्स लगेगा मास की वजह से। एज वेल एज ऑब्जेक्ट इज इन द कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड, ग्राउंड अप्लाई द नॉर्मल ऑन इट, ground apply the normal on it. As we have taken the system as rest, then what it mean? It means कि n बराबर mg, यहाँ पे हम सिंपली n बराबर mg ही बोल सकते हैं। क्यों ऐसा बोल दिया? क्योंकि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, तो जितना अपवर्ड फोर्स उतना डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। कोई भी चीज रेस्ट का मतलब क्या हुआ कि जो नेट फोर्स लगने वाले हैं वो जीरो है। नेट फोर्स जीरो कब कैसे होता है? जितना इक्वल, जितना ऊपर उतना नीचे, जितना आगे उतना पीछे, तो चारों तरफ का फोर्स जो है ना इक्वल्स है। तो ये हुआ n बराबर mg। तो क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर हुए? देखो इक्वल एंड अपोजिट, पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई किया। पहला कंडीशन यहाँ पे आना, पहला यहाँ देखना, इक्वल एंड अपोजिट तो है सर, इक्वल एंड अपोजिट, ये भी कंडीशन होता है एक्शन रिएक्शन पेयर का। हाँ, इसको सेटिस्फाई किया इसने। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडी। यस, ये भी सेटिस्फाई किया। एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, ये भी सेटिस्फाई किया तुम्हें, ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया।
तीसरा कंडीशन था एक्ट साइमल्टेनियसली, एक्ट वन एट ए टाइम, वन एट अ टाइम। ये भी कंडीशन तुम्हारा सेटिस्फाई हो गया, एक ही समय पे लग रहा है तुम्हें। लेकिन जो लास्ट कंडीशन है तुम्हारा, फोर्सेस आर ऑफ द सेम नेचर, आर ऑफ सेम नेचर, सेम नेचर, क्या ये कंडीशन तुम्हारा सेटिस्फाई हो रहा है? नॉट एट ऑल। तो अगर ये चारों कंडीशन में कोई एक सेटिस्फाइड ना हो तो एक्शन रिएक्शन पेयर कभी नहीं होंगे। यहाँ पे ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, एक नॉर्मल एक एमजी है, क्या एक्शन रिएक्शन पेयर सेम नेचर का है? नॉट एट ऑल। सो वी कैन से कि दीज आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर। ये दोनों फोर्स जो है एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर जो है वो नहीं है, एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। तो दीज आर द कंडीशंस की एक्शन रिएक्शन पेयर होने के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। इक्वल एंड अपोजिट, वेल सेटिस्फाइड, जितना नीचे उतना ऊपर, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, तो जितना